नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे तथा आप सभी अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आज का जो हमारा सेशन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन में टॉप 50 क्वेश्चन साइंस के होने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपके एमसीक्यू करवाए जाएंगे। अगर आप इस क्लास को नियमित यानी कि रेगुलर अगर आप अटेंड कर रहे हो, है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल, और अगर फोकस्ड होकर अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो संभवतः आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आसानी साबित होगी। तो प्यारे साथियों, अगर अगर आप सभी रेडी हो तो इस क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। क्या यू आर रेडी? यू आर रेडी? ठीक है सर, हम सभी रेडी हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं और बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने पहला एमसीक्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन दिखा रहा होगा कि आपका, है ना, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। अब सारे ऑप्शन आपके सामने है प्यारे साथियों, फटाफट से कमेंट के माध्यम से आपको जवाब भेजना है। और बिल्कुल हम कुछ जानकारी भी यहाँ पर इतने इकट्ठे कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, एक बात हम देखते हैं कि यहाँ पर आपने देखा होगा, न्यूटन साहब का नाम सुना होगा, है ना। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन जो है, जब एक पेड़ से एक फल गिरता है तो वह गुरुत्वाकर्षण का नियम देते हैं, वही न्यूटन साहब है ना। तो न्यूटन जो है, यह न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, 3 नियम देते हैं भाई साहब। कितने नियम देते हैं? 3 नियम देते हैं। उसमें से जो तीसरा नियम है भाई साहब, है ना, उस नियम को हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कैसा नियम बोलते हैं? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, विपरीत प्रतिक्रिया, है ना। तो ये जो नियम है आपका तीसरा नियम, इस तीसरे नियम पर, इस तीसरे नंबर नियम पर आपका आधारित होता है कौन सा? संवेग संरक्षण का नियम आधारित होता है। संवेग संरक्षण का नियम भाई साहब आपका आधारित होता है ना। और इसी प्रणाली पर काम कौन करेगा? आपका रॉकेट करेगा। कौन करेगा प्यारे साथियों? आपका रॉकेट करेगा। तो आपका ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन पूछेंगे कि रॉकेट का जो है, रॉकेट प्रणाली किस नियम पर काम करती है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर। लेकिन कौन सा होगा आपका, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होगा प्यारे साथियों। जैसे कि आपने देखा होगा, बंदूक से छुटी हुई गोली दाएं, एकदम से बंदूक की गोली आगे जाती है लेकिन धक्का पीछे मारती है। जैसे रॉकेट एकदम से उड़ता है तो आगे जाता है, धुआं पीछे छोड़ता है आपका, है ना। तो किस संरक्षण पर काम करेगा? संवेग संरक्षण पर काम करेगा। बिल्कुल आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। ये लीजिए, बिल्कुल बहुत दमदार धुरंधर क्लास आपकी होने वाली है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ल्यूमेन किसका मात्रक है प्यारे साथियों? फटाफट से आप बता दीजिए, है ना। ल्यूमेन किसका मात्रक है? फटाफट से आप बता दीजिए। तो देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है? एक तो आपका है ज्योति तीव्रता, एक तो आपका ज्योति तीव्रता है प्यारे साथियों। अगर ज्योति तीव्रता की हम यहाँ पर बात करते हैं, है ना, किसकी बात करते हैं प्यारे साथियों? अगर ज्योति तीव्रता की हम बात करते हैं तो इसका जो मात्रक है वह आपका है कैंडेला। वह आपका क्या है? कैंडेला, है ना, कैंडेला है। लेकिन अगर ज्योति फ्लक्स की हम बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या है? ल्यूमेन है, ल्यूमेन है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1 सेकंड में कितनी होती है? 3 लाख होती है। 3 लाख किलोमीटर कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। लेकिन, है ना, इसको बोलते हैं अपन 3 गुणित 10 की घात 5 किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में इतनी चलती है। लेकिन अगर आपको मीटर में देखनी है प्यारे साथियों तो फिर होगी 3 गुणित 10 की घात 8, 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। तो ये देखना है आपको कि 1 सेकंड में कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर ये चलती है आपकी, है ना, प्रकाश की चाल। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज राइट। ये लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, आपकी स्क्रीन के सामने है महोदय। बिल्कुल, पास्कल किसकी इकाई है ना। पास्कल यानी कि किसकी इकाई है? फटाफट से आपको बता देना, है ना। तो देखिए, अब तापमान को किस में हम मापेंगे तो आप सभी को पता हो जाना चाहिए। तापमान को हम प्यारे साथियों केल्विन में मापेंगे। किस में मापेंगे? केल्विन में मापेंगे, है ना। तापमान, थर्मामीटर एक होता है, तो तापमान को हम किस में मापेंगे? थर्मामीटर मापेंगे। और इसका मात्रक क्या है? केल्विन है प्यारे साथियों, है ना, केल्विन है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पास्कल की, है ना, तो पास्कल जो है, पास्कल को मापने की इकाई क्या है? आपका दाब है, यानी कि आपका प्रेशर है भाई साहब। क्या है? प्रेशर है आपका। पास्कल की इकाई क्या है ना। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। किसकी इकाई है प्यारे साथियों? दाब की। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। वस्तु की मात्रा बदलने के लिए, बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? व्हाट रिमेन्ड अनचेंज्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या अनचेंज्ड होता है भाई साहब, है ना। फटाफट से आप बता दीजिए। आयतन होगा, भार होगा, द्रव्यमान हो गया, घनत्व होगा। तो क्या वस्तु की अगर मात्रा बदल गई तो क्या
क्या आपका अपरिवर्तित रहता है? परिवर्तित नहीं, अपरिवर्तित रहता है ना। तो सब तो आपके परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन क्या अपरिवर्तित होगा? आपका घनत्व यानी कि डेंसिटी होगा प्यारे साथियों। ऑप्शन बी इज राइट। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि? क्योंकि बताइए, है ना, कि इंक स्टार्स लीक्ड फ्रॉम ए पेन व्हील ट्रैवलिंग बाय प्लेन बिकॉज। फटाफट से आपको जवाब देना है, कमेंट के माध्यम से जवाब। तो अरे भाई साहब पढ़ लो है, कमेंट में बातें मत करो है, पढ़ लो है। हाँ चलिए आ जाइए। ठीक, देखो तो क्या हो जाएगा आपका, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। ऑप्शन ए इज राइट, है ना। वायु दाब जो होता है आपका, जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर, जो प्रेशर होता है आपका वो कम हो जाता है। ऊपर ऊपर वायुमंडल का दाब क्या होता है? कम होता है। जैसे मेरी बात सुनो, हमारा भी जो ब्लड का प्रेशर है ये 120 की स्पीड से जाता है खतरनाक तरीके से, तो फिर मुंह से बाहर क्यों निकल रहा, नाक से बाहर क्यों निकल रहा, आंख से बाहर क्यों निकल रहा है? क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है दबाव लगा रहा है, इधर से ब्लड, इधर से वायुमंडलीय दाब, धाए 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 धाए, है ना। तकल ये बोल रहा बाहर जाऊं, वो बोला ए नहीं जाने दूंगा, ये बोला कि जाऊंगा, ये बोला नहीं जाने दूंगा, है ना। तो ऐसे वायुमंडलीय दाब लग रहा है आपका, वहां पर वायुमंडलीय दाब में कमी हो जाती है, तो ये कि में शाही क्या आ जाती है ऊपर, बोले हम आजाद हो चुके हैं, हमें कैद कर रखा था, हम क्या हो चुके, आजाद हो चुके हैं भाई साहब, है ना। तो ऐसे क्या करते थे, स्याही बाहर निकल जाती है। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर के पारे का अचानक गिरना क्या दर्शाता है? सडन फॉल ऑफ मरकरी इन ए बैरोमीटर इंडिकेट्स। फटाफट से बता दीजिए क्या दर्शाता है। तो बिल्कुल बैरोमीटर हम यहाँ पर बना के समझेंगे इसको बहुत शानदार तरीके से, है ना। देखिए ये आपका बैरोमीटर मैंने बना दिया है, ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका बैरोमीटर है ना, आपको समझना है बस, है ना। तो बैरोमीटर का जो पारा होता है, बैरोमीटर का जो पारा होता है वो यहाँ होता है। कैसा होता है? अगर यहाँ ऊपर है भाई साहब, है ना, आप समझने का प्रयास कीजिए। बैरोमीटर का पारा यहाँ ऊपर है, अगर ये अचानक से हचक से गिर के यहाँ पर आ जाए, है ना, हचक से अचानक से अगर गिरता है, कैसे गिरता है? अचानक से अगर गिर जाता है भाई साहब, अचानक से अगर गिर रहा है तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है आंधी तूफान आएगा, है ना, आंधी तूफान आएगा। अचानक से कुछ भी होता है, सडनली कुछ भी होता है, तो ये समझो आंधी तूफान आता है। क्या आता है? आंधी तूफान आता है ना। जैसे भाई साहब किसी को अचानक किसी ने दे ली तो फिर तो तूफान उठेगा, खत्म कर देंगे, काट डालेगा, है ना। हाँ काट डालेगा भाई साहब, है ना। जैसे आपने देखा होगा, बाहुबली मूवी देखी होगी, उस पे जो बहुत सारी औरतें आती है तो उनपे वो हाथ लगा देता है ना, तो उसकी काट देती है वो उंगली देवसेना। काटती कि नहीं काटती है? देवसेना उंगली काटती है। फिर बाहुबली को बोलते हैं, बाहुबली जब वहां दरबार में पूरा का पूरा लगता है वहां पर भाई साहब, है ना, पूरा दरबार लगता है, तो बाहुबली खड़ा हो जाता है ऐसे करके, है ना, ऐसे करके तलवार रहती है उसके हाथ में, ऐसे खड़ा हो जाता है बाहुबली। फिर वो बोलता है कि इसने क्या जुर्म किया है? तो उसने बोला कि इसने लड़कियों को जो है, महिलाओं को हाथ लगा के छू रहा था। तो देवसेना ने बोला कि मैंने क्या कर दिया? इसकी उंगली काट दी। बाहुबली बोलते हैं कि औरतों पर हाथ डालने वाले की उंगली नहीं काटते, काटते उसका गला खाच, और कहाँ काट देते हैं? गला काट देते हैं ना। अचानक से होता है तूफान, अचानक से आता है भाई साहब, है ना। तो अचानक से अगर गिरेगा तो तूफान होगा, लेकिन अगर धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। अगर धीरे धीरे अगर गिरेगा, है ना, वो भी धीरे धीरे आती है आपकी जिंदगी में, है ना, और बर्बाद करके चली जाती है ना। वो भी धीरे धीरे आती है और तबाह करके चली जाती है ना। तो धीरे धीरे अगर गिरेगी तो वर्षा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्षा, है ना। वर्षा भी आती है, किसी लड़की का नाम वर्षा भी होता है, धीरे धीरे आती है, गिरा के चली जाती है ना, वर्षा। तो क्या हो जाएगी? वर्षा, वर्षा हो जाएगी। धीरे धीरे क्या हो जाएगी? वर्षा। लेकिन अचानक अगर आया तो तूफान, अचानक अगर गिरेगा तो तूफान, धीरे धीरे अगर गिरेगा तो वर्षा। लेकिन धीरे धीरे अगर, है ना, धीरे धीरे अगर ऊपर उठेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? धीरे धीरे अगर ऊपर उठेगा, ऊपर, धीरे धीरे ऊपर होगा, है ना। और ये धीरे धीरे क्या हो रहा था? ये धीरे धीरे नीचे हो रहा था, नीचे। अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा, है ना, तो वर्षा होगी। क्या होगी? वर्षा। क्या संकेत है? वर्षा का। लेकिन धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसम साफ हो जाएगा। अगर आप भी धीरे धीरे उसको छोड़ दोगे तो आपका भी मौसम साफ हो जाएगा, आपका जीवन साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन साफ। पढ़ लो भाई साहब, पढ़ लो, आ गई बात समझ में, है ना। वरना धीरे धीरे से आपको ले डूबेगी वर्षा, ले डूबेगी ना। तो अगर बैरोमीटर का पारा अचानक से गिरा तो तूफान, धीरे धीरे से अगर गिरा तो वर्षा, लेकिन धीरे धीरे से अगर ऊपर उठा तो क्या? ओ माय गॉड, माँ मुझे दिखाई देने लग गया है, माँ मौसम साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसम साफ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या है ना, बैरोमीटर के पारे का अचानक गिरना क्या हो जाएगा? तूफान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तूफान हो जाएगा। चलिए, है ना, तो तीनों बता दिया। स्थिर मौसम में क्या हो जाएगा? आपका पारा धीरे धीरे ऊपर उठेगा, है ना। वर्षा में क्या होगा? आपका धीरे धीरे नीचे गिरेगा। बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट, है ना। कॉन्सेप्ट इज पावर, है ना। द इशू सर एनर्जी ऑफ स्टूडेंट। बस आप तो बिल्कुल अच्छे से सेशन को शेयर कर दीजिए और अच्छे से इसको देखें, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल आपको सारा क्या कर दिया जाएगा? सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर।
कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप सफल होके जाओगे ना, जब आप सफल होके जाओगे ना, तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप घर जाते होंगे अभी तो आपको कोई पूछता नहीं होगा, है ना, और कोई बैठा रहता होगा तो आपको कुर्सी भी नहीं देते होंगे, देते हैं क्या? नहीं देते हैं। लेकिन जब आप नौकरी लेकर जाके सफलता लेकर जाओगे तो दूसरे की कुर्सी छीनकर आपको बोलो, अरे बैठने दो साहब को, बैठने दो, है ना। बड़ी शानदार पंक्ति मुझे यहाँ पर आएगी, याद आती है कि दर्द देंगे वो सिसकियां देंगे, हम है कागज वो कैंचियां देंगे। कि दर्द देंगे वो सिसकियां देंगे, हम है कागज वो कैंचियां देंगे। और इन जुगनुओं ने शराब पी ली। ये जो लोग होते हैं जो कुर्सियां नहीं देते हैं और जो संदेह करते हैं आपकी सफलता पर या फिर आपकी स्टडी पर, पढ़ाई पर जो संदेह करते हैं, ये है ना, कि दर्द देंगे वो सिसकियां देंगे, हम है कागज वो कैंचियां देंगे। और इन जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे, अब ये सूरज को गालियां देंगे। और आप जो बैठने नहीं देते, आप जो बैठने नहीं देते, आप एक रोज कुर्सियां देंगे, आप एक रोज कुर्सियां देंगे। कब? जब आप सफल हो जाओगे तब, जब आप सफल हो जाओगे तब भाई साहब, है ना। चलिए, बहुत शानदार पंक्ति थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये 6 हो चुका है हमारा। अगला है ना, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है ना। रीजन फॉर क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर इज। तो क्या हो जाता है भाई साहब, है ना, क्यों तैरते हैं वायुमंडल में बादल? इसलिए तैरते हैं क्योंकि डेंसिटी जो होती है, जो घनत्व होता है, घनापन, है ना, घनापन पानी में देखा होगा डेंसिटी अधिक होती है, बिल्कुल पास पास चिपक के बैठते हैं। ओ माय गॉड, आ जाओ आ जाओ, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ऐसे चिपक के बैठते हैं। लेकिन जो आपके बादल होते हैं उनका जो घनत्व होता है वो अधिक नहीं होता है। अधिक अगर होगा तो चिपक जाएगा, है ना, तो भारी होके और बरस जाएगा, है ना। लेकिन वो तो तैरते ही रहते हैं, वो तो तैरते रहते। क्यों? क्योंकि उनका जो घनत्व है वो निम्न है, धीरे धीरे दूर दूर जा रहे हैं, इसलिए क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। तो घनत्व क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। घनत्व यानी कि घनापन, यानी कि पास पास। ठोस का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, ठोस का घनत्व बहुत ज्यादा होता है ना। द्रव का भी होता है, लेकिन गैस का ज्यादा नहीं होता है। गैस इधर उधर भागते रहते। पंछी बनूं उड़ते चलूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया की नजर में, है ना, ऐसे करके चलती फिरती। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार पहुंचती है भाई साहब? हाउ डज सन्स हिट रिच अर्थ। मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको, है ना। हम ऐसा ही पढ़ाते, बिल्कुल मजा आ जाएगा। चुन चुन के सारे क्वेश्चन को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी धाए धाए उड़ा देंगे। क्या कर देंगे? धाए धाए उड़ा देंगे। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार पहुंचती है बताइए? चल के आएगी क्या? ऐसे चल के यूं गाड़ी लेके आएगी क्या? नहीं आ पाएगी, है ना, नहीं आ पाएगी। संवहन यानी कि कन्वेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन सूर्य की जब किरणें निकलती है तो विकिरण होता है। क्या होता है? विकिरण होता है ना। तो विकिरण होगा और आ जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा? सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर किस प्रकार पहुंचती है? विकिरण के माध्यम से। परावर्तन में तो आएगी और चली जाएगी, लेकिन विकिरण यहीं पर रुकी रहेगी भाई साहब। आपकी रेडिएशन क्या हो जाएगा? रेडिएशन के माध्यम से आपकी आएगी। ये लिखिए आपका अगला क्वेश्चन लगा दिया है। ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है ना। नेचर ऑफ साउंड वेव्स इज। कैसी होती है भाई साहब? कैसी होती है बताइए कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। लेकिन अनुप्रस्थ किसकी होती है? जल की जो तरंगे होती है, जल की जो तरंगे होती है वह अनुप्रस्थ होती है आपकी। जल की जो तरंगे होती है वह कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। समझ लीजिए यहाँ पर, है ना, कि एक तो होती है अनुदैर्घ्य, एक होती है अनुप्रस्थ। तो ध्वनि जो होती है, ध्वनि, है ना, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह ठोस, द्रव और गैस के ऊपर होती है ना। जैसे जल की तरंगे देखी होगी आपने, पानी के अंदर होगी क्या? पानी के अंदर होगी क्या? नहीं। तरंगे जो होती है ना, जल की जो तरंगे होती है वो पानी के ऊपर ऐसे लहर बनाती है, वह अनुप्रस्थ है। लेकिन जो ध्वनि है वह माध्यम के अंदर भी जाएगी, ठोस, द्रव और गैस तीनों के अंदर चली जाएगी, है ना, और ये ऊपर रहेगी। तो जो अंदर होगी वो अनुदैर्घ्य, जो अंदर होगी वो अनुदैर्घ्य, और जो ऊपर होगी वो अनुप्रस्थ, जो ऊपर होगी वो अनुप्रस्थ, है ना। तो ये आपकी कैसी तरंगे? ध्वनि की तरंगे। ऑप्शन बी इज राइट। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? हु फर्स्ट प्रोड्यूस्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय। फटाफट से बता दीजिए आप, है ना। बाय व्हिstling। बोलिए, सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। किसने सीटी बजाया था भाई साहब? गोल्टन ने बजाया था। किसने बताया था? गोल्टन। क्या सर डोल्टन है? डोल्टन नहीं है भाई साहब, गोल्टन है, गोल्टन। डोल्टन जो है उन्होंने एटॉम शब्द दिया था, परमाणु शब्द दिया था, परमाणु के जनक है वो, तो ये गोल्टन है। इन्होंने सीटी बजाई, सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, ऐसा नहीं, है ना। इन्हें सीटी बजाकर कौन सी तरंगे उत्पन्न कर दी, इसका पता लगा दिया। पराश्रव्य तरंगे को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? गोल्टन ने। न्यूटन तो आपको पता ही है, न्यूटन साहब, है ना। न्यूटन की गति का 1, 2 और 3, है ना, और गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वीय त्वरण सब किसने दिया? न्यूटन साहब ने दिया। दृश्य प्रकाश को भी किसने देखा? न्यूटन साहब ने देखा, है ना। अब देखो हर्ट्ज तो आपको पता है, हर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज आवृत्ति, जो ध्वनि है आपकी, ध्वनि मापने की इकाई है। लेकिन ध्वनि मापने में किसकी इकाई है? ध्वनि मापने में भी किसकी इकाई है भाई साहब? ध्वनि मापने में भी आवृत्ति की इकाई है। आवृत्ति,
आवृत्ति। ध्वनि मापने में भी किसकी इकाई है? आवृत्ति की, है ना। लेकिन तीव्रता की अगर बात करेंगे तो फिर डेसिबल हो जाएगा। तीव्रता की अगर बात करेंगे तो डेसिबल हो जाएगा, है ना। फेराडे, फेराडे तो आपको पता ही है, विद्युत अपघटन का मात्रक कौन है? फेराडे है। चलिए आगे बढ़ते, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। शिकार का पता लगाने के लिए चमगादड़ किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, है ना। बेट्स यूज विच फेनोमियन टू डिटेक्ट प्रे, है ना, बताइए, है ना। शिकार का पता लगाने के लिए चमगादड़ किसका प्रयोग करते हैं? चमगादड़ किसका प्रयोग करते हैं भाई साहब? चमगादड़ प्रयोग करते हैं आपके प्रतिध्वनि का, प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? क्या बोल रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, बताइए, हीरे में, पानी में, निर्वात में या कांच में? तो प्रकाश के वेग की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो यह सर्वाधिक किसमें होगा? वैक्यूम यानी कि निर्वात में होगा, निर्वात में होगा। लेकिन ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता, तो ये निर्वात में भी चलेगा, वैक्यूम में भी चलेगा। आपका ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, है ना, कैसी होगी? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट, बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, अचानक गिर जाती है। माध्यम के तापमान में, कोई सा भी माध्यम है और उसके तापमान में अगर वृद्धि हो रही है भाई साहब, उसके माध्यम तापमान में अगर वृद्धि हो रही है तो प्रकाश की गति में क्या होगा? प्रकाश की गति में क्या होगा? प्रकाश की गति में कुछ नहीं होगा, जैसी है वैसी है, चाहे कितना ही टेम्परेचर लगा दो, प्रकाश ऐसा ही रहेगा, लाइट ऐसी रहेगी, तो क्या है? वैसी ही रहती है। ऑप्शन सी इज राइट। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? विच पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स? फटाफट से बता दीजिए आप, कौन सा भाई दिखाई देता है भाई साहब? तो दिखाई देता है आपका किरीट यानी कि कोरोना। ऑप्शन बी इज राइट, है ना। सूर्य ग्रहण जब होता है तो कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट या कोरोना दिखाई देता है, जो लाल लाल दिखाई देता है। अगला, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है ना, किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो देखिए, इंद्रधनुष जब बनता है आपका, है ना, इंद्रधनुष जब बनता है आपका, तो उसमें से क्या होता है ना, एक पारदर्शी जो माध्यम होता है, एक पारदर्शी जो माध्यम होता है, उसमें वर्ण विक्षेपण होता है। तो एक कलर गुजारते हैं तो 7 कलर निकलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 निकलते हैं। और वह कलर कौन से हो जाएंगे? बेजानी, बेजानी। उसके बाद में ह पी ना ला, हपी ना ला, ठीक है ना, हपी नाला, ऐसे कलर निकलेंगे वो आपके। बेजानी हपी नाला, ट्रिक का नाम क्या है? बेजानी हपी नाला। तो उसमें इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? सबसे अधिक विक्षेपण होगा लाल रंग का। सबसे अधिक विक्षेपण किसका होगा? लाल रंग का होगा। तो ये लाल रंग जो है इसका विक्षेपण होगा। और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा? प्रकीर्णन किसका होगा? विक्षेपण और प्रकीर्णन, विक्षेपण और प्रकीर्णन, है ना। तो विक्षेपण किसका हो जाएगा? विक्षेपण यानी कि बिखरना, सबसे ज्यादा बिखरेगा कौन? लाल रंग बिखरेगा। कौन बिखरेगा? लाल रंग। तो ऑप्शन सी इज राइट। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, फटाफट बता दीजिए। आकाश का जो रंग है वह नीला किसके दिखाई देता है ना। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रेले साहब। क्या नाम है प्यारे साथियों? रेले, एक वैज्ञानिक है रेले। ये रेले साहब जो है ये प्रकाश का प्रकीर्णन का सिद्धांत देते हैं, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का सिद्धांत देते हैं भाई साहब, है ना। और बोलते हैं कि आकाश का रंग किसके कारण दिखाई देता है नीला? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन सी इज राइट। उसके बाद में फिर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है सीवी रमन, और ये रमन प्रभाव की खोज कर देते हैं ना, रमन प्रभाव की खोज कर देते हैं। प्रकीर्णन पर ही आधारित है रमन प्रभाव, इसकी खोज कर देते हैं प्यारे साथियों। और आप सभी को पता होना चाहिए कि रमन प्रभाव की खोज करने वाले कौन है? सीवी रमन है। कौन है? सीवी रमन है। और ये इतने खतरनाक व्यक्ति थे कि इन्होंने बता दिया कि पानी, समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो रेले साहब ने बताया था। लेकिन पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये रमन प्रभाव साहब आपके बताते हैं। और इन्हें सन 1928 में फिजिक्स के क्षेत्र में क्या मिलता है भाई साहब? नोबेल पुरस्कार मिलता है। और यह नोबेल पुरस्कार लेने वाले यह एशिया के प्रथम व्यक्ति थे, सीवी रमन। सन 1928 में खोज करते हैं और सन 1930 में इन्हें क्या मिलता है? सन 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो यह 1930 में नोबेल पुरस्कार के विजेता भी आपके रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली के बल्ब का तंतु यानी कि फिलामेंट किसका बना होता है? फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, फटाफट बता दीजिए। सारे ऑप्शन आपकी आंखों के सामने हैं। बोलिए किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है ना। हाँ देखिए, आपका जो बल्ब है, आपको बल्ब बना के समझा देते हैं यहाँ पर, है ना। ये बल्ब है आपका भाई साहब, है ना। और बल्ब में ये आपका ये लग गया आपका, है ना, ढक्कन लग गया पीछे का। क्या लग गया? ढक्कन। यहाँ से आपका निकल के जाएगा, ऐसे 2 तार निकल के जाएंगे, है ना। ऐसे क्या निकल के जाएंगे? 2 आपके तार निकल के जाएंगे भाई साहब, है ना।
ये लीजिए भाई साहब, आप सभी के लिए कुछ भी करेगा मैं, बल्ब बना देंगे ना। बल्ब का आविष्कार कौन करते हैं? एडिसन करते हैं। कौन करते हैं? एडिसन करते हैं। लेकिन यहाँ पर बल्ब हमने बना दिया है ना। इस बल्ब के अंदर गैस पाई जाती है। इस बल्ब के अंदर गैस पाई जाती है। दो प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। दो प्रकार की इसमें गैस पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? एक का नाम तो है नाइट्रोजन, एक का नाम है नाइट्रोजन, है ना। और एक और गैस पाई जाती है, उसका नाम है आर्गन। उसका नाम क्या है? आर्गन पाई जाती है ना। तो नाइट्रोजन जो होती है वह ठंडा बनाए रखती है। नाइट्रोजन क्या करती है? ठंडा बनाए रखती है ना। ठंडा आपका बनाए रखती है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है, दोनों का मिश्रण पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कौन पाई जाएगी? आपकी आर्गन पाई जाएगी। और ये जो ये तंतु जो बना हुआ है, ये बना हुआ है टंगस्टन का। किसका बना हुआ है? टंगस्टन का बना हुआ है भाई साहब, है ना। तो ये टंगस्टन का बना होता है। दो ही क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। आर्गन नहीं होगी तो फिर नाइट्रोजन। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस भरी होती है? आपकी आर्गन, है ना। टंगस्ट, ये आपका फिलामेंट किसका बना होता है? फिलामेंट आपका बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का बना होता है। चलिए, नाइक्रोन का जो तार है वह हीटर में लगता है भाई साहब। किस में लगता है? हीटर में, है ना। हीटर में। लोहा तो आपको पता ही है, लोहे का परमाणु क्रमांक होता है 26, इसे Fe से दर्शाते हैं। तांबे का परमाणु क्रमांक होता है 29, इसे Cu से दर्शाते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? अभी भी ये आया था कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बिजली के बल्ब का फिलामेंट, ओ माय गॉड, रिपीट हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं, लगा देते हैं। टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या है? ड्राई सेल क्या है प्यारे साथियों? ड्राई सेल जो है वह प्राथमिक सेल है। क्या है? प्राथमिक सेल। ये लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। तड़ित चालक यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द लाइटनिंग कंडक्टर? फटाफट से बता दीजिए सर, ये तड़ित चालक क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब बिजली गिरती है तो घर के ऊपर एक एंटीना लगाया जाता है तांबे का, है ना। तांबे का एक एंटीना लगाया जाता है ऐसे करके ना, और उसका, है ना, उसका जो है ना हमारे घर की दीवारों के अंदर से निकल के आता है, बिल्कुल जमीन में उसको गाड़ दिया जाता है, तो उसका संपर्क जमीन में रहता है। वो तांबे का बना होता है तड़ित चालक, है ना। बिजली जो गिरती है उसके प्रभाव को क्या करता है? वो थोड़ा कम करता है ना। इसीलिए क्या होता है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ये किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है यहाँ पर, है ना, है ना। और टेलीफोन का आविष्कार कौन करने वाले हैं? टेलीफोन का आविष्कार भाई साहब, टेलीफोन की अगर हम बात करेंगे तो टेलीफोन का आविष्कार कौन करेंगे? ग्राहम बेल करेंगे। आइंस्टीन तो आपको पता ही है, आइंस्टीन तो पता है भाई साहब, आइंस्टीन तो बड़े खतरनाक व्यक्ति थे, है ना। E बराबर mc स्क्वायर का सिद्धांत देते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत ये देते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए आपका पहला एक अगला क्वेश्चन आ चुका है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ ए हेवी न्यूक्लियस ब्रेकिंग इनटू टू लाइट न्यूक्लियर। बोलिए फटाफट बता दीजिए, फटाफट आप बता दीजिए। यहाँ पर इधर देखिए आप, यहाँ पर है ना, जैसे कि आपके पास में एक ये नाभिक है, भारी नाभिक है। अगर भारी नाभिक में दो हल्के नाभिक में अगर टूट गया तो नाभिक की विखंडन हुआ, है ना। और अगर दो पतले नाभिक से मिलकर एक भारी नाभिक अगर बन गया, क्या हो चुका है? नाभिक बन रहा है ना। अगर दो छोटे नाभिक से मिलकर एक भारी नाभिक आपका क्या हो रहा है? बन रहा है। तो ये है नाभिक की संलयन। ये क्या है? ये संलयन है भाई साहब, है ना। और ये क्या है? ये विखंडन है। विखंडन का मतलब होता है टूटना। विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो टूटता परमाणु बम जो बनता है आपका, परमाणु बम में नाभिक जो है, एक भारी नाभिक जो है दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है ना। और जो संलयन होता है, सूर्य जो बनता है वो नाभिक के संलयन से बनता है। उसमें विभिन्न प्रकार के जो अणु होते हैं आपके, जो नाभिक के दो हल्के अणु जो होते हैं वो जुड़कर एक भारी अणु का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो इसमें क्या होता है? संलयन होता है। जुड़ता है तो संलयन, टूटता है तो विखंडन। अब बोल रहे एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिक की विखंडन कहते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? बोलिए, एज ऑफ अर्थ इज डिटरमिनेंट बाय विच मेथड? फटाफट से बता दीजिए। पृथ्वी की अगर आयु याद करनी है आपको तो फिर आपको याद करना पड़ेगा यूरेनियम डेंटिंग। लेकिन कार्बन डेंटिंग क्या होता है? C14 भी एक पद्धति होती है, C14 पद्धति, है ना। तो ऐतिहासिक चीजों को अगर खोदते हो आप और उसकी आयु का पता लगाना है, चट्टानों की आयु का पता लगाना है, तो किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं ना। चट्टानों की आयु, चट्टानों की आयु याद करने के लिए, चट्टानों की आयु याद करने के लिए। लेकिन पृथ्वी की आयु याद करने के लिए यूरेनियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलात होता है यानी कि ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? भाई साहब अभी फिजिक्स के चल रहे थे, अब केमिस्ट्री आ चुका है। क्या आ चुका है? मजा आपको आ जाएगा, केमिस्ट्री आ चुका है। क्या आ चुका है? केमिस्ट्री। चलिए, नीलात होता किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, है ना। केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रियोल बोल दीजिए, फटाफट बोल दीजिए।
कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। ये कॉपर सल्फेट है भाई साहब, है ना। और इसे क्या कहते हैं, इसे आपका नीलाथोता कहते हैं, नीलाथोता कहते हैं। क्या कहते हैं, नीलाथोता कहते हैं, नीलाथोता। तो आपका ऑप्शन तो राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। लेकिन एक और होता है आपका CaSO4, CaSO4। ये आपका CaSO4 डॉट 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 क्या हो जाएगा, 2H2O, 2H2O। ये क्या होगा आपका, ये आपका जिप्सम होगा, ये आपका क्या होगा, ये जिप्सम होगा। 2 लीटर अगर पानी होगा, 2 लीटर अगर पानी होगा, कैल्शियम सल्फेट में 2 लीटर पानी डाल दो तो जिप्सम बन जाएगा। लेकिन उसमें से 1.5 लीटर पानी निकाल दो तो बचेगा कितना, 1/2, यानी कि आधा लीटर बच जाएगा, है ना। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये CaSO4, है ना, CaSO4, यानी कि कैल्शियम सल्फेट जो होता है आप में, उसमें 1.5 लीटर पानी निकाल लेंगे तो फिर बनेगा POP। क्या बन जाएगा, POP बन जाएगा, है ना। तो अगर 2 लीटर पानी हो तो जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट में 2 लीटर पानी डाल दो तो जिप्सम, और 1.5 लीटर पानी निकाल लो उसमें से तो फिर क्या बन जाएगा आपका, है ना, 1.5 लीटर पानी सूखा जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, POP बन जाएगा। और CuSO4 याद रखना नीलाथोता होता है। और आपको एक और याद रखना है FeSO4, आयरन सल्फेट। ये आयरन सल्फेट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हरा कशिश। क्या बोलते हैं, हरा कशिश बोलते हैं भाई साहब, हरा कशिश इसको बोलते हैं। चलिए तो आगे बढ़ जाए। बिल्कुल आप सभी को समझ में आ चुका है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है सर, NaSO4 हो जाता है। आयरन सल्फेट का लिख दिया, कैल्शियम सल्फेट का आपको लिख दिया। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, फटाफट से बता दीजिए। विच एलिमेंट इज मोस्ट अबेंडेंट इन द यूनिवर्स, बोलिए बोलिए फटाफट बता दीजिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। सारे क्वेश्चन में मजा आ रहा है, आ रहा है मजा, आ रहा है, आ जाएगा मजा, है ना। तो देखिए मेरी बात सुनिए कि एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक बात मैं बताता हूँ आपको कि ये आपकी पृथ्वी है ना। इस पृथ्वी पर हम मुन्ने, है ना, इस पृथ्वी पर आप मुनिया को खड़ी कर देते हैं, मुन्निया को, है ना, मुन्ना को नहीं मुनिया को खड़ी कर देते हैं, है ना, मुन्निया को खड़ी कर देते हैं, है ना। ये पृथ्वी है आपकी, इस पृथ्वी में आपकी ये मुन्निया को खड़ी कर देते हैं, ये छोटी बना के इसको क्या खड़ी कर देते हैं, मुन्निया, है ना। अब देखिए ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर 5 परत पाई जाती है, शोभ मंडल, समताप मंडल, है ना, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। ये 5 परत होती है, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, 5 परत होती है। तो ये वायुमंडल है, ये क्या है, ये वायुमंडल है आपका। ये क्या है आपका, ये वायुमंडल है भैया। वायुमंडल की कितनी परतें हैं, वायुमंडल की 5 परतें हैं। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस होगी आपकी नाइट्रोजन। कितनी होगी भाई साहब, 78% होगी, 78%। और ऑक्सीजन कितनी होगी, ऑक्सीजन होगी आपकी 21%। कितनी होगी, 21% होगी भाई साहब। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग, है ना, 20.95% होती है, लगभग आपके 21% मान लो आप, है ना। तो इतनी होती है। लेकिन इस पूरे के अंतर्गत पाया जाने वाला आपका, है ना, ओ माय गॉड ये क्या हो चुका है, इसको खत्म कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, है ना। लेकिन ये पूरा जो है आपका, है ना, इस पूरे को अपन ने क्या बोल दिया, इस पूरे को गोल सर्कल बना दिया अपन ने। क्या बना दिया, गोल सर्कल बना दिया। ये लीजिए, ये ऐसे बिल्कुल आपको ऐसे समझाया जाएगा भाई साहब, है ना, ऐसे समझाया जाएगा। चलिए तो ये क्या हो चुका है, ये पूरा ब्रह्मांड हो चुका है। अब क्या हो चुका है भाई साहब, पूरा ब्रह्मांड हो चुका है अब। और इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है, इस पूरे ब्रह्मांड में जो गैस होगी ना, उस गैस का नाम क्या होगा प्यारे साथियों, उस गैस का नाम होगा हाइड्रोजन। उस गैस का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन। और वह कितनी पाई जाएगी, 75%। कितनी पाई जाएगी, 75%। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन, हाइड्रोजन, लेकिन वायुमंडल में सर्वाधिक कौन, नाइट्रोजन, लेकिन हमारे शरीर में सर्वाधिक कौन, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर यहाँ पर कर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से आपको समझाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी प्यारे साथी। चलिए आगे बढ़ जाए, ये लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है ना। कैम्फोर इज प्यूरिफाइड बाय विच मेथड, किसके द्वारा, है ना। अरे मेरी बात सुनिए, जैसे कपूर को हम जलाते हैं, है ना, जैसे कपूर को जला दिया अपन ने, धुआं निकलता है, उसके ऊपर एक थाली डाल लो, क्या कर दो, थाली डाल दो उसके ऊपर, ये थाली डाल दो, है ना, सारा का सारा कपूर यहाँ पे चेट जाएगा, है ना। उसके द्वारा उसको शुद्ध करते हैं। तो उड़ रहा है कपूर, जल के उड़ रहा है तो बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन, यानी कि सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, है ना। आसवन से आसुत जल बनाया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर बनाया जाता है, आसुत जल बनाया जाता है, यानी कि डिस्टिल्ड आपका वाटर बनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, बोल दीजिए फटाफट से। हु प्रपोज्ड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी, है ना। तो अगर आवर्त सारणी की अगर बात करते हैं हम,
आवर्त सारणी की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो जनक है भाई साहब, इसके जनक तो कहे जाते हैं मेंडलीफ को। इसका जनक किसे कहा जाता है? इसका जनक कहा जाता है मेंडलीफ को। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? मोजले साहब है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया? मोजले साहब ने दिया। और मोजले साहब ने जो है आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसे परमाणु क्रमांक के आधार पर बताया है। परमाणु क्रमांक के आधार पर बताया है। बोला कि आधुनिक की आवर्त सारणी जो होती है वह परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होती है। लेकिन मेंडलीफ साहब ने क्या बोला था? मेंडलीफ साहब ने बोला था कि यह परमाणु भार के आवर्ती फलन होती है। परमाणु भार के आवर्ती फलन होती है। न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने कैसा नियम दिया था? अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम। और आपके डोबेरियर ने कौन सा नियम दिया था? त्रिक यानी कि ट्रायोड नियम दिया था। ट्रायोड नियम। तो बोले कि आवर्त सारणी के जनक कौन? मेंडलीफ। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन? मोजले। क्रमांक के आधार पर किसने बताया? मोजले ने। भार के आधार पर किसने बताया? मेंडलीफ ने, है ना। त्रिक नियम किसने दिया? डोबेरियर। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने। सारे क्वेश्चन बिल्कुल उड़ा दिए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कभी कभी लाइट ज्यादा हो जाती है, दिखाई नहीं देता है ना। तो क्या है आपका? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। फटाफट बता दीजिए। आयोडीन जो होता है आपका, उसे आई से दर्शाते हैं हम। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? घेंगा, है ना। ब्रोमीन की बात करते हैं हम, तो ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर पिघल जाती है ना। एक ऐसी अधातु है जो सामान्य तापमान पर पिघल जाती है। जैसे आपने देखा होगा पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर पिघलती है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप पर पिघलती है भाई साहब। Br से दर्शाते हैं इसको। क्लोरीन को दर्शाते हैं Cl से। इसका परमाणु क्रमांक आपका 17 है। ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन गैस होती है और स्विमिंग पूल में भी आपकी क्लोरीन गैस डाली जाती है पानी को शुद्ध करने के लिए। देखा होगा पानी कितना, है ना। आपने देखा स्विमिंग पूल का पानी कितना कितना अच्छा दिखता है, हरा हरा नीला नीला दिखता है आपको, है ना। ब्लू वाटर दिखता है एक नंबर तरीके से, है ना। स्विमिंग पूल में नहाकर और भी नमकीन हो गई हो। गाना सुना कि नहीं सुना आपने? क्लोरीन गैस होती है भाई साहब। क्या होती है? क्लोरीन। लेकिन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। और फ्लोरीन से कम किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। इसे हम F से दर्शाते हैं। इसका परमाणु क्रमांक आपका 9 होगा। ऑप्शन ए इज राइट। ये लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। हंसाने वाली गैस है। हंसाने वाली गैस क्या है? लॉगिंग गैस इज, बताइए क्या है? हंसाने वाली गैस का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे साथियों? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड। ये लीजिए आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो चुका है। ये हंसाने वाली गैस है। हंसा देती है ना। और रुला तो वो देती है आपको जब किसी और के साथ जाती है ना, तो रुला देती होगी आपको। हंसाने की गैस कौन सी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है भाई साहब, है ना। हाँ सर, उसने तो बहुत रुलाया है, रुला देगी। हाँ, इसलिए पढ़ लो भाई साहब। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है ना। तो आपने देखा होगा अग्निशामक यंत्र देखा होगा आपने। बस में भी लगा होता है लाल लाल, ट्रेन में भी लगा होता है, कार में भी लगा होता है, स्कूलों में भी लगा होता है, सब जगह वो लाल लाल लगा होता है उसमें से। और पुलिस वाले जब कहीं आंदोलन होता है, कोई किसी का पुतला जला देते हैं, पुलिस वाले आते हैं भाई साहब, है ना। अग्निशामक यंत्र लेके सफेद सफेद निकलती है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वह दम घोटने वाली गैस है। एक होगा तो मोनो, और दो अगर होगा ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाई हो जाएगी। नाइट्रोजन को हम बोलते हैं N2 से दर्शाते हैं, और नियान को हम Ne से दर्शाते हैं। यह एक प्रकार की निष्क्रिय गैसें हैं। यह एक प्रकार की क्या है? निष्क्रिय गैस है आपकी। और ये है आपके नाइट्रोजन, है ना। वायुमंडल में कितना पाई जाती है? 78%, 78% पाई जाती है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ चुका है। अगला, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस क्या है? व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस क्या है भाई साहब? कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 है आपका, है ना। ठोस CO2 है। ऑप्शन ए इज राइट। ये लीजिए अगला, समुद्री जल से नमक निकालने, नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सी वाटर बाय व्हिच मेथड? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण या फिर आसवन? ऊर्ध्वपातन तो आपको पता है। ऊर्ध्वपातन से क्या करेंगे हम? ऊर्ध्वपातन से कपूर को शुद्ध करेंगे। ऊर्ध्वपातन से कपूर को शुद्ध करेंगे, है ना। क्रिस्टलीकरण जो है शक्कर जो बनाते हैं, शक्कर बनाने के लिए क्रिस्टलीकरण की विधि अपनाते हैं अपन, है ना। आसवन, है ना। जल आसुत जल को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? आसुत जल को हम बनाने के लिए कौन सा जल हो जाएगा? आसुत जल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आसवन का। वाष्पीकरण के लिए, नमक को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों? प्रयोग करते हैं हम वाष्पीकरण का। तो ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, मोस्ट अबेंडेड गैस इन द एटमॉस्फेयर। सबको याद है? फटाफट से कमेंट में आग लगा दीजिए, आग लगा दीजिए कमेंट में। सबको याद है? कौन सी है? नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन है आपकी भाई साहब। कितने परसेंट है? 78% है। कितनी है? 78%। और हाइड्रोजन ब्रह्मांड में कितना परसेंट है? हाइड्रोजन जो होती है वो ब्रह्मांड में है 75%। कहां पर? 75%। तो ये कहां पर है? ये कहां पर है प्यारे साथियों? ये आपके
आपके वायुमंडल में है, ये आपके वायुमंडल में है, और उनने वायुमंडल की पूछा है। और ये आपके कहाँ पर है, ये आपके ब्रह्मांड में है प्यारे साथियों, ये कहाँ पर है आपके ब्रह्मांड में, ये वायुमंडल में है और ये ब्रह्मांड में है ना, वायुमंडल, वायुमंडल, और ये कहाँ पर है, ये ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में अगर पूछे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.3%, या फिर बोलेंगे अपन 0.4% लगभग कितनी है आपकी, है ना। और आर्गन कितनी हो जाएगी आपकी, आर्गन, आर्गन वायुमंडल में कितनी होगी, 0.93% होती है आपकी, 0.93%। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये वायुमंडल में 21% होगी, सारे वायुमंडल में है, लेकिन ब्रह्मांड में केवल हाइड्रोजन है, कितना, 75%। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, फटाफट बता दीजिए, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, है ना। यहाँ पे मैं आपको 4 नाम लिख के बताता हूँ। एक होता है आपका NaOH, NaOH, इसको अपन बोलते हैं कास्टिक सोडा, क्या बोलते हैं, कास्टिक, कास्टिक सोडा, है ना, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। एक होता है NaCl, इसको बोलते हैं साधारण नमक, कौन सा नमक बोलेंगे, साधारण नमक बोलेंगे। एक होता है Na2, Na2CO3, है ना, इसे क्या बोलेंगे, इसे ये कपड़े धोने का सोडा आता है ना, धावन सोडा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, धावन सोडा बोलेंगे, है ना। और एक आता है NaH, NaHCO3, CaO3, इसे बेकिंग सोडा कहेंगे। इसके तो बहुत सारे नाम है, इसे बेकिंग सोडा भी कहेंगे, है ना, इसे मीठा सोडा भी कहेंगे, मीठा सोडा, इसे खाने का सोडा भी कहेंगे, खाने का सोडा भी कहेंगे, और इसे सोडियम, ये सोडियम, सोडियम, इसके क्या बोलेंगे हम, एक बोलेंगे अपन इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी हाइड्रोजन को हम बोलेंगे हाइड्रोजन, इसको एक तो बोलेंगे हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक इसको बोलेंगे बाई, क्या बोल देंगे इसको, बाई बोल देंगे। तो सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसका नाम है प्यारे साथियों, है ना। तो इतने इसके नाम है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, खाने का सोडा कौन सा है, खाने का सोडा ही तो आपका बेकिंग सोडा है, यही तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यही आपका सोडियम बाई कार्बोनेट है। तो कौन सा लगा देंगे यहाँ पर, सोडियम बाई कार्बोनेट दिख रहा होगा, ऑप्शन बी इज राइट। और सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा आपका, ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा धावन सोडा। तो ये आपका क्या है, ये आपका धावन सोडा है, धावन, ये आपका धावन सोडा है प्यारे साथियों, ये धावन सोडा है। सोडियम सल्फेट NaSO4 और सोडियम क्लोराइड, ये आपका NaCl है हमारे प्यारे साथियों, कौन है, NaCl है, और ये आपका NaSO4 है, सोडियम सल्फेट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, फटाफट बता दीजिए। अभी देखा है हमने, क्या है, सोडियम क्लोराइड, और इसका सूत्र क्या है, NaCl, क्या है, NaCl है आपका, NaCl है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, NaOH, और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, NaHCO3, और सोडियम कार्बोनेट क्या है, Na2CO3, है ना। सारे क्वेश्चन बिल्कुल धाई धाई उड़ा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। इसीलिए बोलता हूं कि जब तक मैं हूं तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं, नॉट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, किसने दे दी आधुनिक आवर्त सारणी, बता दीजिए फटाफट से। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, मोजले ने दी। लेकिन आवर्त सारणी का जनक कौन है, मेंडलीफ है। परमाणु का जनक कौन है, परमाणु, परमाणु शब्द किसने दिया, परमाणु शब्द किसने दिया, तथा परमाणु का जनक कौन है, डोल्टन है। और नाभिक के खोज करने वाले कौन है प्यारे साथियों, नाभिक के खोज करने वाले आपके रदरफोर्ड हैं, नाभिक के खोज करने वाले कौन है आपके, रदरफोर्ड है। चलिए बढ़ जाए आगे, बिल्कुल आगे बढ़ जाओ सर, ये लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, साधारण कांच किसका मिश्रण होता है, सिलिका, सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, सब का होता है, सिलिका भी होगा, सोडियम सिलिकेट भी होगा, कैल्शियम सिलिकेट भी होगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये लीजिए, मार्श गैस किसे कहते हैं। तो देखिए यहां पर समझ लीजिए अच्छे से, है ना। अगर कार्बन की संख्या 1 होगी और हाइड्रोजन 4 होंगे तो इसे हम बोलेंगे मीथेन, क्या बोल देंगे प्यारे साथियों, मीथेन कहेंगे। लेकिन अगर कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी तो हाइड्रोजन की संख्या 6 होगी तो इसे हम क्या कहेंगे, एथेन कहेंगे, है ना। कार्बन की संख्या 1 तो मीथेन, कार्बन की संख्या 2 तो एथेन, और कार्बन की संख्या 3 होगी तो उसे हम कहेंगे प्रोपेन, क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे प्यारे साथियों, है ना। और अगर कार्बन की संख्या 4 होगी, कार्बन की संख्या 4 होगी तो उसे कहेंगे ब्यूटेन, क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे, है ना। और इन दोनों को तो आपको याद रखना है ना, इन दोनों का आप प्रॉब्लम से याद रखना, प्रोबलम, प्रोबलम, है ना। प्रोब से याद रखोगे प्रॉब्लम, क्या याद रखोगे, प्रॉब्लम, है ना। तो प्रो से क्या हो जाएगा, प्रो से प्रोपेन हो जाएगा, और ब से क्या हो जाएगा, ब से ब्यूटेन हो जाएगा, ब से क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ब्यूटेन हो जाएगा, है ना। अब देखिए मीथेन जो है, ये मीथेन जो है इसे हम क्या कहते हैं, ये बायोगैस में भी होती है आपकी, किसमें होगी, बायोगैस में भी होगी आपकी, प्राकृतिक गैस में भी होगी, किसमें होगी, प्राकृतिक गैस में भी होगी आपकी, प्राकृतिक गैस में भी होगी, है ना। उसके बाद में जानवरों की जुगाली में होगी, जानवरों की जुगाली में भी होगी, जानवरों की जुगाली,
जुगाली में होगी, दलदल में भी होगी, दलदल, दल दल में भी होगी, है ना। और प्यारे साथियों दलदल को ही इंग्लिश में तो मार्श कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्श कहते हैं ना। तो मार्श गैस में भी मीथेन ही होगी। और एक कहां पर होगी, एक धान के खेत में भी होगी। कहां पर होगी, धान के खेत में होगी, है ना। और देखिए ये प्रोपेन और अगर ब्यूटेन दोनों का मिश्रण जो होगा वह एलपीजी में होगा, लिक्विड प्रेशर गैस में होगा, लिक्विड प्रेशर गैस में होगा। लेकिन केवल ब्यूटेन की बात करेंगे तो आपके लाइटर में होगा। लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है, ब्यूटेन भरी होती है। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए प्यारे साथी, सारे कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो क्या है आपका मार्च गैस किसे कहेंगे, मीथेन को कहेंगे, बिल्कुल मीथेन को कह दिया। ये लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है, मीथेन है, ये भी आपको बता दिया है। ब्यूटेन लाइटर में कौन सी है, ब्यूटेन है आपकी, है ना। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी है, हाइड्रोजन है आपकी। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है भाई साहब, एसिटिलीन की जाती है ना। फलों को मुख्य रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस भरते हैं, एसिटिलीन। इंजेक्शन लगाते हैं, एसिटिलीन का लगाते हैं, फट से आम पका देते हैं, चीकू पका देते हैं, केला पका देते हैं, और केमिकल वाला हम खा लेते हैं। इसीलिए तो बॉडी क्या होती जा रही है, जर्जर होती जा रही है। मीथेन तो आपको पता है, मार्च गैस को मीथेन कहते हैं हम। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन, है ना। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। रबर के वल्कनीकरण में किसका प्रयोग होता है, यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, है ना। एक गैस है जिसका यूज किया जाता है रबर के वल्कनीकरण में, उसका नाम है सल्फर। क्या नाम है भाई साथियों, सल्फर है, सल्फर। गंधक की भी किसको कहा जाता है, सल्फर को कहा जाता है। गंदी नाली में पाई जाती है, सल्फर, गंध सल्फर, अंडे के छिलके में सल्फर, लहसुन में सल्फर, प्याज में सल्फर, है ना। कोई गुटखा खा लेता है, अरे गुटखा जी क्या कर रहे हो, पुचुक थूक देगा, है ना। उसके मुंह में भी क्या होगी, सल्फर, क्या होगी, सल्फर होगी, है ना। कार्बन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसे C से दर्शाते हैं। फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है 15 होता है, इसे P से दर्शाते हैं। और देखो एक तो होता है आपका सेलेनियम, क्या होता है, सेलेनियम। चलिए तो ऑप्शन ए इज राइट। ये लीजिए, मानव शरीर के मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, एलिमेंट फाउंड इन अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। फटाफट से बता दीजिए, तत्व की पूछा है, एलिमेंट की पूछा है, कौन सा पाया जाएगा भाई साहब, है ना। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वह कौन सा है, ऑक्सीजन है। कितना है, ऑक्सीजन है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है ना। तो देखिए प्यारे साथियों, वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन की हम बात करें, वायुमंडल में तो वायुमंडल में आपका 21% पाया जाएगा। कितना परसेंट, 21%। लेकिन हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है प्यारे साथियों, वह 65% होता है। वह कितना परसेंट होता है, 65% होता है आपका, है ना। और वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना होता है, 78% होता है प्यारे साथियों। और आयरन जो होता है इसको Fe से दर्शाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। कार्बन को C से दर्शाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न जो तत्व हैं उसकी एक बड़ी शानदार ट्रिक है, वो मैं बताता हूँ आपको, है ना। क्या है ट्रिक, है ना। तो बिल्कुल इसे, है ना, इसका नाम है ऑक्सीजन। क्या करो, ऑक्सीजन कहो ना, ऑक्सीजन क्या करो, कहो ना, कहो ना, ऑक्सीजन कहो ना, कहो ना कैफे में, ऑक्सीजन कहो ना कैफे में, कैफे में ऑक्सीजन कहो ना कैफे में, है ना। ऑक्सीजन क्या करो, कैफे में कहो ना। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है आपकी, ऑक्सीजन पाई जाती है 65%, है ना। क से क्या हो जाएगा आपका, कार्बन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बन। ह से हाइड्रोजन, ना से नाइट्रोजन, है ना। के से कैल्शियम, एफ से क्या हो जाएगा, फास्फोरस। और में से क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम। एफ से क्या हो जाएगा, फास्फोरस। के से क्या हो जाएगा, कैल्शियम। एन से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। एस से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और क से क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। कार्बन पाई जाती है आपकी 18.5%, 18.5%। ये पाई जाती है आपकी 9.5%, 9.5%। नाइट्रोजन पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर में 3.2%, 3.2% पाई जाती है ना। कैल्शियम पाया जाता है आपका 1.5%, ये फास्फोरस 0.4% और मैग्नीशियम 0.1%, 0.1%। सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाएगा, ऑक्सीजन। सबको अगर जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 100%। कौन सा होगा प्यारे साथियों, 100% हो जाएगा। सारी चीजें बिल्कुल आपको क्लियर यहाँ पर करवा दी है, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, है ना। ट्रिक याद रखना तत्वों की, हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न तत्व, ऑक्सीजन कहो ना कैफे में। और फुल वीडियो अगर देखना है तो द इशू सर यूट्यूब चैनल जो है, द इशू सर 2.0 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फुल वीडियो देख लीजिए, मजे आ जाएंगे आपको, बिल्कुल मजे, है ना। चलिए, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, खट्टे दूध में अगर बात करेंगे तो लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। लैक्टिक एसिड आपका खट्टे फलों में पाया जाएगा। इमली में पाया जाएगा टार्टरिक एसिड, इमली में पाया जाएगा आपका टार्टरिक एसिड, है ना। सिरका में पाया जाएगा एसिटिक एसिड, सिरका में क्या पाया जाएगा, एसिटिक एसिड। और नींबू में क्या पाया जाएगा, नींबू में, तो नींबू में क्या पाया जाएगा प्यारे साथियों, साइट्रिक एसिड पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है ना। वैसे तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, बताओ आप फटाफट से बोलो। तुम तो कुछ नहीं बता रहे हो, बताओ
कमेंट के माध्यम से ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। सर ये तो टमाटर में होता है ना, हाँ ये टमाटर में भी होता है, ये टमाटर में भी होता है और ये आपकी फोटोग्राफी में भी पाया जाता है। फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH, ये आपका चींटी में पाया जाएगा। किस में पाया जाता है? चींटी में और मधुमक्खी में। और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है बिच्छू में। कहां पर पाया जाता है? बिच्छू में, है ना। साइट्रिक एसिड पाया जाता है आपका नींबू में। कहां पर पाया जाता है प्यारे साथियों? नींबू में पाया जाता है। और एक होता है एसिटिक एसिड जो कि सिरका में पाया जाता है, सिरका में, है ना। कहां पर पाया जाएगा? सिरका में पाया जाएगा। और इस एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे साथियों? इसका होता है CH3COOH, CH3COOH। चलिए तो बढ़ जाए आगे। अगर आप कहो तो आगे बढ़ जाते हैं। मजा आ रहा है? मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। ये लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। सिरका का मुख्य घटक कौन सा है? सिरके का मुख्य घटक कौन सा है? एसिटिक है ना, एसिटिक है। तो ऑप्शन सी इज राइट, है ना। दूध में क्या पाया जाएगा? दूध में पाया जाएगा लैक्टिक। दूध में क्या पाया जाएगा? लैक्टिक। नींबू में क्या पाया जाएगा? नींबू में क्या पाया जाएगा? साइट्रिक। और इमली में क्या पाया जाएगा? इमली में पाया जाएगा टार्ट्रिक। क्या पाया जाएगा? टार्ट्रिक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विटामिन, ये लीजिए बायोलॉजी के क्वेश्चन आने चुके हैं बहुत शानदार तरीके से, ना। विटामिन B12 में कौन सा खनिज पाया जाता है? विच मिनरल्स इज फाउंडेड इन विटामिन B12? तो विटामिन B12 में वैसे तो कोबाल्ट पाया जाएगा। कोबाल्ट को CO से दर्शाते हैं हम, है ना। कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट, है ना। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27 होता है भाई साहब, है ना। एक होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं ना। सोडियम मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। लोहा को आयरन से दर्शाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। जिंक, जिंक को Zn से दर्शाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होगा 30 आपका, है ना। तो जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाएगा, है ना, बिल्कुल। और इसकी कमी से पार्शिनियस अनीमिया रोग होगा, यानी कि चमड़ा श्वेत हो जाएगा। लेकिन जब इस कोबाल्ट को जो है रेडियो एक्टिव अवस्था में लाया जाता है तो ये खतरनाक हो जाता है ना। तो कैंसर में इसका उपयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसमें करते हैं? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट किसका प्रयोग करते हैं भाई साहब? कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसमें करते हैं? कैंसर में, है ना, कैंसर में करते हैं। और देखो मेरी बात सुनो कि इसीलिए ये इसमें से गामा रेस निकलती है। रेडियो एक्टिव अवस्था में जब लाया जाता है ना कोबाल्ट को, तो गामा रेस निकलेगी। अब गामा रेस इतनी निकालनी है कि शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए, है ना, वरना परमाणु बम से भी गामा रेस निकलती है जो शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ा देगी, है ना। लेकिन इसमें लिया जाता है और फिर कीमोथेरेपी के माध्यम से या फिर कोबाल्ट के माध्यम से कैंसर का उपचार किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कैंसर के जो रोगी होते हैं उनके बाल क्या होते हैं? खिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइड इफेक्ट तो पड़ेगा आपका, है ना। बाकी कैंसर का कोई उपचार नहीं है, स्टेरॉइड है, उसका अभी दवाई नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाएं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। एलिसा परीक्षण किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर, किसके लिए? टीबी, कैंसर, एड्स या टाइफाइड? बता दीजिए फटाफट से, है ना। तो देखिए मेरी बात सुने, एक रोग होता है हमारे शरीर के अंदर, एड्स। क्या होता है? एड्स होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये क्या होता है? असुरक्षित रक्त प्रदान करने से या फिर असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, है ना। असुरक्षित जो यौन संबंध होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल जो होते हैं, असुरक्षित यौन संबंध अगर बनाते हैं या फिर असुरक्षित रक्त प्रदान अगर करते हैं तो उससे होता है एड्स। और एड्स की भी कोई आपकी दवाई नहीं बनी हुई है। तो एड्स होता है तो उसमें एक वायरस होता है HIV वायरस। HIV इसको बोलेंगे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये जो वायरस होता है, इस वायरस में हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली टी सेल यानी कि टी लिम्फोसाइट खत्म हो जाती है। ये कहां पर पाई जाती है? ये WBC के अंदर पाई जाती है। तो ये क्या हो जाती है प्यारे साथियों? ये खत्म हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। और अगर ये खत्म हो जाएगी तो फिर आपका क्या हो जाएगा? आपका HIV हो जाएगा। और इसके लिए ये ना HIV के जांच के लिए, HIV जो होता है आपका, इस HIV के जांच के लिए एक परीक्षण करवाना पड़ता है, उसी को बोलते हैं एलिसा परीक्षण। क्या बोलते हैं? एलिसा परीक्षण करवाते हैं, ना। जबकि टाइफाइड अगर होगा तो फिर विडाल परीक्षण करवाएंगे। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है भाई साहब? एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एलिसा का, है ना, हाँ एलिसा तो लिखा ही नहीं आपका, है ना, लिख दिया है एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ एलिसा का फुल फॉर्म, है ना। एलिसा का फुल फॉर्म लिख देता हूँ एंजाइम। एंजाइम, है ना। चलो एंजाइम, एंजाइम लिंक, एंजाइम लिंक, एंजाइम लिंक। उसके बाद में एंजाइम लिंक इम्यूनो, 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 एंजाइम लिंक इम्यूनो सोलवेंट, 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 सोलवेंट। उसके बाद में क्या हो जाएगा? ऐसे, क्या है? ऐसे, है ना, ऐसे। ये हो जाएगा भाई साहब, इसका फुल फॉर्म है। एड्स का फुल फॉर्म याद ही है आपका, है ना। एंजाइम क्या है? एंजाइम, एंजाइम लिंक, है ना, इम्यूनो सोलवेंट, ऐसे। कैसे?
ए से, है ना। तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है आपका समझ में आ चुका होगा, एड्स। एड्स, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? सभी को पता है सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। प्रोटीन क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है। विटामिन क्या करता है? रोगाणुओं से लड़ता है। फैट, वसा या कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है। खनिज लवण भी क्या करता है? शरीर के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर प्रोटीन जो होता है, अप्रोक्स परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज सोयाबीन। सबको पता है सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, फिर मशरूम में, है ना, फिर दालों में। तो लेकिन कितना परसेंटेज पाया जाता है? 42%, 42.2%, 42.2%। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मरासमस रोग किसकी कमी के कारण होता है? फटाफट से बता दीजिए। मरासमस इज कॉज्ड बाय द, है ना, डिफिशियंसी ऑफ, बोलिए, है ना। तो आप सभी को देखना है कि जो आपके पास में प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं साहब? तो आपको याद रखना है कम। क्या शब्द याद रखना है? कम। क से हो जाएगा क्वाशी और कर। क्या हो जाएगा? क्वाशी और कर, क्वाशी और कर, क्वाशी और कर। और म से हो जाएगा मरासमस। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मरासमस, मरासमस ये रोग होता है ना। तो देखिए मरासमस जो रोग होता है आपका प्रोटीन की कमी से ना। देखो तो मरासमस रोग जो होता है, ये जो क्वाशी और कर है, ये तो केवल प्रोटीन की कमी से होगा। किसकी कमी से होगा? प्रोटीन की कमी से। लेकिन ये जो मरासमस रोग है, यह प्रोटीन प्लस प्लस कैलोरी, इन दोनों की कमी से होगा। कैलोरी की कमी से भी ये होगा, है ना। और यह बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, है ना। चलिए ये लीजिए आज का अंतिम क्वेश्चन। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, है ना। किससे होगा? तो किससे होगा? किससे होगा? पेलाग्रा एक त्वचा से संबंधित रोग है। इसमें मुंह में घाव हो जाते हैं। यह विटामिन B3 यानी कि नियासिन से होता है, नियासिन से होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, या बी का रासायनिक नाम थायमिन है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है आपका? राइबोफ्लोविन है। और विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल है, रेटिनोल, रेटिनोल, है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का आपका क्या? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का के का फाइलोक्विनोन है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी मसूड़ा प्रभावित होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि सुखंडी रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में प्रभावित होता है। और विटामिन के की कमी नहीं होती, अधिकता होती है और रक्त का थक्का आपका जम जाता है। और बी को कॉम्प्लेक्स यानी कि समूह भी कहा जाता है। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन, और विटामिन B5 पेंटाथाइमिन, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, विटामिन बी आपका हो जाएगा 7 यानी कि बायोटिन हो जाएगा। इसे विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन B9 फोलिक अम्ल, विटामिन B11 सैलिसिलिक अम्ल, और विटामिन B12 जो हो जाएगा वो साइनोकोबाल्ट एमिन हो जाएगा, साइनोकोबाल्ट एमिन। चलिए, है ना। तो सारे के सारे आपके टोटल 50 क्वेश्चन आपके क्या हो चुके हैं प्यारे साथियों? खत्म हो चुके हैं। अगर आप इसको नियमित अटेंड करते हो क्लास को, तो बिल्कुल बहुत शानदार मजा आपको आएगा इसमें, और आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आसानी साबित होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी। अब हम मिलेंगे एक अगले एपिसोड में एक नए सेशन के साथ में, शानदार क्लास के साथ में। चलिए तब तक बने रहिए आप हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया।